गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। तो आज हमारा ओनली प्री सीरीज का 4th लेसन है और आज हम पढ़ेंगे चट्टानें। चलो शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज हम पहले देखेंगे कि ये चट्टानें क्या हैं, फिर इसके प्रकार देखेंगे, प्रकार के बाद फिर इनकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ये क्या है, फिर इसके प्रकार, फिर विशेषताएं। तो पहले इसके क्या है देखते हैं। तो ये वे सभी पदार्थ हैं, वे सभी पदार्थ जो भूप्रकृति पर पाए जाते हैं, जिनसे भूप्रकृति का निर्माण हुआ है। ये वे सभी पदार्थ होते हैं जिनसे भूप्रकृति का निर्माण हुआ है। ये वे सभी पदार्थ होते हैं। जैसे कठोर में हो गया, कठोर में क्या हो गया, ग्रेनाइट। कठोर में होगा ग्रेनाइट। और मुलायम में, और इधर मुलायम में हो गया रेत। ठीक है, एक होते हैं, ये क्या होती हैं चट्टानें, वे सभी पदार्थ जिनसे भूप्रकृति का निर्माण हुआ है, वे सभी चट्टानें कहलाती हैं। ये कठोर भी होती हैं और मुलायम भी होती हैं। कठोर में हो गई ग्रेनाइट और मुलायम हो गई रेत या फिर चिक्का, जिससे चिकनी मिट्टी या फिर मिट्टी का भी कहते हैं। तो ये हो गया, ये क्या है। तो हम देखते हैं खनिज क्या होता है। खनिज, हम देखते हैं खनिज। खनिज क्या है, खनिज क्या है देखते हैं। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक या फिर एक से अधिक तत्व या यौगिक पाए जाएं। तत्व या यौगिक पाए जाएं एक या एक से अधिक, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे लोह अयस्क होता है। लोह अयस्क, इसमें अग्नि चट्टान है। ये अग्नि चट्टान खनिज क्या है, लोह अयस्क क्या है, खनिज है। और इसमें तत्व क्या है, लोह का। तो लोह अयस्क में लोह पाया जाता है बहुतायत में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में। तो खनिज क्या होते हैं और भी, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, पाइराइट, जिसे मूर्खों का सोना कहते हैं। पाइराइट को, क्योंकि ये सोने के जैसे पीला होता है, तो ये कई लोग इसको सोना समझ लेते हैं, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। तो हम देखते हैं चट्टानों के प्रकार देखते हैं। चट्टानों के प्रकार देखते हैं हम। चट्टानों के प्रकार में एक होती है अग्नि चट्टान, एक होती है अवसादी, और तीसरी होती है रूपांतरित। तो एक होती है अग्नि, एक अवसादी, एक रूपांतरित। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं अग्नि चट्टान क्या होती है। अग्नि चट्टान 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं बाह्य, जो बाहर पाई जाती हैं, और एक होती हैं आंतरिक अग्नि चट्टान। बाह्य में जैसे कि लावा, और आंतरिक में मैग्मा।
ठीक है। जैसे बाह्य में लावा और अंदर में मैग्मा। इनमें जो अग्नि चट्टान होती है इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म नहीं पाए जाते, परतें नहीं होती। जीवाश्म कैसे पाए जाएंगे? लावा इतना गर्म होता है, उसमें कोई जीव जंतु जीवित रह ही नहीं सकता, इसलिए उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसमें परतें भी नहीं पाई जाएंगी क्योंकि वो पूरा मैग्मा एक साथ ही, मतलब पूरा परत परत दर परत ठंडा नहीं होता। और इसमें क्रिस्टल पाए जाएगा, क्रिस्टल पाए जाएंगे। क्रिस्टल रवे या फिर इनको कण कह सकते हैं, रवे या कण। ये इनका साइज जो रवे और कण का साइज वो मैग्मा या लावा के ठंडे होने की दर पर, मैग्मा और लावा के ठंडे होने की दर पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने मोटे कण आएंगे, कितने बारीक कण आएंगे। जैसे कि शीतल दर जितनी धीरे होगी, कम होगी, उतने बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाएंगे। जैसे कि शीतल दर जितनी कम होगी, शीतल दर अगर कम हुई तो कण बड़े पाए जाएंगे। ठीक है। देखो, आपने देखा होगा जैसे कि अंदर ग्रेनाइट, बाहर ग्रेनाइट तो बाहर ठंडा होकर बनता है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं कई बार। और कई बार जैसे कि आपने रॉयलाइट जो बाहर ठंडा होता है, जैसे ग्रेनाइट तो सॉरी अंदर ठंडा होता है, जिसमें छोटे छोटे मतलब वो पाए जाते हैं रवे कण। और रायोलाइट होता है, वो उसमें बड़े बड़े कण पाए जाते हैं क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो बाहर लावा ठंडा हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मैग्मा में जो सिलिका की मात्रा है, वो मैग्मा के अंदर सिलिका होता है, वो कई चीज़ों को निर्धारण करता है। जैसे उसमें अम्लता, जिसमें अम्लता सिलिका होता है, सिलिका होता है उसमें मैग्मा के अंदर, जो उसकी अम्लता, गाढ़ापन, घनत्व, गलनांक, ये सभी उसके लिए फैक्टर डिसाइड करते हैं उसके अंदर कितनी सिलिका की मात्रा है। ये सभी इसके अंदर वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर सिलिका की मात्रा अधिक है, तो उसकी अम्लता अधिक होगी, गाढ़ापन अधिक होगा, घनत्व कम होगा, और गलनांक अधिक होगा, घनत्व इसमें कम होगा। आप एक बात ये ध्यान रखें, इसमें घनत्व कम होगा और सभी चीज़ें ज़्यादा होंगी। फिर हम देख लेते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं जैसे कि इधर सिलिका की मात्रा, इधर प्रकार, इधर आंतरिक, और इधर बाह्य। ठीक है। ये डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि अगर सिलिका की मात्रा 70% से अधिक है, अगर सिलिका की मात्रा 70% अधिक है तो वो अम्लीय होगी, मतलब एसिडिक होगी। अंदर जो चट्टान बनेगी वो बनेगी ग्रेनाइट टाइप की, और बाहर बनेगी रायोलाइट। जो अंदर
जो अंदर बनेगा वो ग्रेनाइट और बाहर बनेगा राइलाइट। फिर देखते हैं हम, और 60 और 70 के बीच में अगर सिलिका की मात्रा है किसी चट्टान के भीतर, तो वो बनेगा मतलब वो न्यूट्रल होगा, उसका टाइप न्यूट्रल। और अंदर बनेगी डायोराइट और बाहर बनेगी एंडेसाइट। एंडेसाइट एंडेसाइट। फिर अगर उसका मतलब सिलिका की मात्रा अगर 45 से 60 के बीच में हुई तो वो क्षारीय होगी, मतलब बेसिक होगी, क्षारीय। उसको कहेंगे हम ग्रेबो। जो अंदर बनेगी उसे कहेंगे हम ग्रेबो। ग्रेबो टाइप की चट्टानें, ग्रेबो टाइप की अग्नि चट्टानें। और जो बाहर बनेगी उन्हें कहेंगे बेसाल्ट। ठीक है। अगर इसके अंदर सिलिका की मात्रा 45% से भी कम है तो ये होगी अल्ट्रा बेसिक। अल्ट्रा बेसिक मतलब अति क्षारीय, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होगी। और जो अंदर बनेगी उन्हें कहेंगे पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट कहेंगे उन्हें, जो अंदर बनेगी। और बाहर वाली का अभी तक कुछ पता नहीं है क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। और जैसे कि हम अगर ऊपर से नीचे की साइड इनमें देखें तो इनका जो रंग है वो गाढ़ा होता जाएगा, रंग गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा कम होगी। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा सिलिका की मात्रा होगी उतना ज़्यादा ही उसका रंग फेड होगा, और जितनी सिलिका की मात्रा कम उतना ही ज़्यादा रंग उसका गाढ़ा होगा। तो ये तो हो गई अवसादी चट्टानें। अब हम देखते हैं, ये हो गई अग्नि चट्टानें। अब हम देखते हैं अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें कैसी क्या होती हैं? अवसादी चट्टानें क्या होंगी? ये अवसाद से निर्मित होंगी, अवसाद से निर्मित, ये अवसाद से निर्मित होंगी। जैसे कि अवसाद से निर्मित का मतलब क्या हो गया? जैसे कि गोलासम, जो मोटे मोटे कण होते हैं, जैसे कि हम जैसे रोड़ी कह सकते हैं। फिर बजरी, फिर रेत, फिर सिल्ट, फिर मृत्तिका, फिर लास्ट में बनेगा पंख। आप ये सीरीज याद कर लें कि किसके बाद क्या बनता है। गोलासम, बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख, ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। इनका साइज के हिसाब से ये सबसे ऊपर मतलब सबसे मोटे वाले कण होते हैं, और ये सबसे भेड़े मतलब पतले कण होते हैं। ये अवसाद कैसे बनते हैं? विखंडन एवं वियोजन के कारण क्या बनेंगे? अवसाद बनेंगे। विखंडन और वियोजन, विखंडन और वियोजन के कारण अवसाद बनेंगे। अवसाद से ये अवसाद एक जगह जाकर जमा होंगे, प्रेशर, और जैसे कि ये अवसाद जमा हो गए, इनके ऊपर प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर भी मतलब टेम्परेचर भी अपना मतलब वो इनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। फिर ये कुछ मतलब बहुत ही मतलब टाइम लगता है इनमें, मतलब कुछ मतलब सैकड़ों सालों के बाद ये अवसादी चट्टानें बन जाएंगी। ये जो अग्नि चट्टान ही टूट कर अवसादी चट्टान बन जाएगी। अब देखते हैं ये अपक्षय, जो इसका जो अपक्षय होगा, जो अग्नि चट्टान होगी उसका अपक्षय का क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ये हम देखते हैं। अपक्षय के प्रकार, ये हम देखते हैं अपक्षय के प्रकार। अपक्षय के प्रकार क्या हो सकते हैं? भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, और जैविक भी हो सकते हैं। ठीक है। अपक्षय मतलब अपनी जगह पर टूटना। अपक्षय का मतलब होता है अपनी जगह पर टूटना। जैसे कि कोई चट्टान होगी वो टूटी, जैसे कि कोई अग्नि चट्टान है, जैसे कि ग्रेनाइट ले लिया हमने, ग्रेनाइट है ये ग्रेनाइट अपनी जगह पर टूटा, ये हो गया अपक्षय। ये हो गया अपक्षय। और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये हो गया अपर्दन।
ये हो गया अपर्दन। ये तो था अपक्षय और वो है अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है अपनी जगह पर टूटना और अपर्दन का मतलब होता है अवसादों का परिवहन। अपर्दन का मतलब ये नदी के कारण भी हो सकता है, वर्षा, वायु, हिमानी या फिर किसी जीवाणु के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि कीड़े उड़े या फिर कोई भी जानवर इधर से उधर मतलब होते रहते हैं, जैसे कि। ठीक है, ये हो गए भौतिक, रासायनिक और जैविक, या अपक्षय के वे कारण हो गए। निक्षेपण, देखते हैं निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण निक्षेपण होता है अवसादों का जमा। अवसादों का जमा होना कहता है निक्षेपण। निक्षेपण क्या कहलाता है? अवसादों का जमा होना। इस मतलब ये निक्षेपण कैसे काम करता है, जैसे निक्षेपण होगा किसी वगैरह चट्टान का, तो उसमें पहले होगा सीलीकरण। सीलीकरण के बाद होगा सीमेंटीकरण। सीमेंटीकरण के बाद वो कठोर चट्टान बनेगी। कठोर चट्टान के बाद वो बन जाएगी अवसादी चट्टान। ये उसका क्रम होगा निक्षेपण के बाद जो होगा, जैसे कि सीलीकरण, सीमेंटीकरण, फिर कठोर चट्टान बनेगी, फिर बन जाएगी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में देखते हैं हम, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जा सकते हैं। पाए जा सकते हैं, जाएंगे ही मतलब कोई मतलब 100% नहीं है कि उसमें पाया ही जाए, पाए जा सकते हैं। ये परतदार होंगी, परतदार तो होंगी। अगर हम जैसे कि हम रटने के बजाय थोड़ा लॉजिक से सोचें, क्योंकि एक बार में तो कोई आके जम नहीं जाएगा। जैसे कि इधर कोई मतलब एक टुकड़ा आके पड़ा, फिर इसके ऊपर एक और टुकड़ा आके मतलब किसी ने मतलब कोई किसी भी मतलब किसी के भी कारण अपर्दन होकर इधर आया हो, फिर जैसे फिर इधर, तो इनके ऊपर फिर बाद में मान लो फिर यहाँ पर इनके ऊपर दबाव लगेगा, तो ये एक ऊपर एक चिपक जाएंगी। जैसे कि ये ऐसे बन जाएंगी। इधर ये हो गया, जैसे ये एक टाइप की हो गई, फिर इसके बाद ये इसके ऊपर ही, और फिर ये इसके ऊपर ही चिपक जाएगी। तो इससे मतलब ये पूरी एक अलग ही चट्टान बन जाएगी, इसमें अलग प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये इसे कहते हैं अवसादी चट्टान, जो अवसादों के जमा होने के कारण बने, उसे कहते हैं अवसादी चट्टान। क्योंकि अवसाद ही जमा होकर ही तो परतें बनेंगी। जैसे कि ये आप एक एग्जांपल अपने खुद ही ले, जैसे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखोगे और इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ दबाया जाए तो ये यहाँ पर मतलब चिपक जाएगा। तो लेकिन ये परत तो बन गई ना, क्योंकि एक ऊपर दूसरा आके चिपका है। ये इसमें पूरी तरह मिल तो नहीं गया, लिक्विड थोड़ी है, कोई ठोस ही चीज़ है ना, तो इसमें जाके ऊपर इसके ऊपर जाके मतलब परत दर परत जमने लगती हैं। जीवाश्म ईंधन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं ये जीवाश्म ईंधन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि क्या पता है इसी मतलब ये एक परत है, इसके बीच में कोई मतलब कोई भी जानवर आ गया, ये जानवर आ गया मतलब जानवर या फिर कोई भी पेड़ पौधा आ गया और इसके ऊपर दूसरी परत आ गई, और ये फिर टाइम के साथ प्रेशर के साथ ये अंदर इसी में दब गया, और इसी से मतलब करोड़ों साल लाखों सालों में इसका मतलब ईंधन बन गया, जो मतलब जीवाश्म ईंधन होता है। तो इसमें जीवाश्म ईंधन पाए जा सकते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान भी होती हैं, जैसे कि ये यांत्रिक, जैविक और अकार्बनिक। ये अकार्बनिक भी हो सकती हैं, जैविक भी हो सकती हैं और यांत्रिक भी हो सकती हैं। ये अवसादी चट्टान 3 प्रकार की भी हो सकती हैं, जैसे कि अकार्बनिक, यांत्रिक और जैविक। जैविक मतलब कार्बनिक कह सकते हैं। ये वाष्पनज क्या होता है? एक टर्म होती है वाष्पनज। वाष्पनज जैसे आप ये देखो, जैसे कि कोई मतलब कोई ये है, कोई ये मतलब बर्तन है, आप मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई बर्तन है ऐसे, इसी के अंदर पानी गला हुआ है, ये पानी गला हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर ये मतलब नमक लगा लो, ये नमक मिला हुआ है इसमें, डिजोल्व हुआ है नमक। ठीक है, ये हम देखते हैं कि मतलब वो मतलब इसको हम घाम में रख देंगे,
इसको हम घाम में रख देंगे तो ये जो इसका मतलब पानी इवोपरेट हो जाएगा, और ये जो वो था नमक, ये इधर पेंदे में नीचे जमा हो जाएगा। इसको कहते हैं वाष्पनज। जो नमक मतलब ये एक प्रक्रिया होती है वाष्पनज की, जिसके द्वारा मतलब जो जिसमें वो घुलनशील जो उसमें घुले होते हैं जो पानी में जो पदार्थ, वो अगर कुछ टाइम के बाद वो पानी ऑपरेट हो गया तो वो तली या पेंदे पर जमा हो जाते हैं। ठीक है। ये एक टर्म और होती है जिसे हम कहते हैं सतरीय जिसे हम कहते हैं सतरीय व्युत्क्रमण। सतरीय व्युत्क्रमण। ठीक है। ये एक टर्म है सतरीय व्युत्क्रमण। ये क्या होता है देखिए, ये होता है जैसे कि इधर हमने जैसे कि ये एक परत ये बन गई, एक परत ये बन गई, इसके ऊपर एक परत ये बन गई, और एक परत ये बन गई, और एक परत ये बन गई। मतलब ये 3 परत थी। मतलब कोई भी मतलब फिजिकल होगा एक्टिविटी, उसके बाद मान लेते हैं इसके अंदर जैसे कि पर इधर दबाव पड़ा, इसके इधर, इसका इधर और इधर और इधर से मतलब इसके अंदर दबाव पड़ा, मतलब इनके अभिसारी प्रक्रिया हुई इनके अंदर। तो अभिसारी के होने के कारण ये इधर से उठ जाएगा। ठीक है। ये उठ जाएगा, ये इधर से उठ गया, और ये भी उठ गया यहाँ से। तो मतलब ये ऐसी बन जाएगी अभिसारी के बाद। फिर होगा जैसे फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी इसके साथ, और ये फिर पलट जाएगी। फिर पलटने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे हो गई, ये ऐसे, और ये ऐसे, मतलब ये ऐसे हो गई। फिर मतलब इसका, और फिर कुछ मतलब समय के बाद ये जो इसकी ऊपर वाली जो लेयर है, ये मतलब ये मान लो ये इधर से अपर्दन हो गया इनका। ठीक है। ये अपर्दन हो गया तो इसके अंदर कौन सी ये बची, तो जो सबसे नीचे थी, तो इसके बाद ये ऐसे बनेगी। जो सबसे नीचे थी, जो लाल वाली जो सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर आ गई। फिर इसके बाद जो पीली वाली थी वो इधर, और ये ग्रे वाली इधर, और ये हरी वाली इधर नीचे जो। ठीक है। जो लाल वाली थी ना वो इधर आ गई, जैसे कि आप देख रहे होंगे इधर जो सबसे नीचे थी, इधर जो सबसे नीचे थी, जो लाल वाली लेयर थी वो सबसे नीचे थी इधर, और ये सतरीय व्युत्क्रमण के कारण ये सबसे ऊपर आ गई। तो जैसे इधर मतलब इनका परत का ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि बालू पत्थर बनता है, जैसे कि बालू है इधर, जैसे कि ये बालू है इधर, ये बालू के कण है, इनके ऊपर मतलब प्रेशर पड़ा बहुत ही ज़्यादा, तो ये बलुआ पत्थर बन गया। ठीक है। जैसे सिल्ट स्टोन बना, चूना पत्थर बना, खड़िया पत्थर बन गया। ठीक है। और जिप्सम जो समुद्र में पाया जाता है एक प्रकार का,